नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 10 मई 2023 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस तथा पीआईबी से संबंधित प्रमुख समाचारों को आधार बनाकर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए जाएंगे। साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हम आपको अभ्यास के लिए देंगे और अंत में आज के महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा करेंगे। आज के दैनिक क्विज को प्रारंभ करने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। टारगेट प्रीलिम्स 2023 हमारा संचालित हो रहा है, जहां पर हम बीते वर्ष के जो भी करंट अफेयर्स की घटनाएं हैं उन्हें एमसीक्यू के रूप में अलग अलग विषय के साथ में जोड़कर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसी कड़ी में टारगेट प्रीलिम्स 2023 के संदर्भ में प्रमुख चर्चित स्थल के आधार पर हमारा जो पहला सत्र है वो कल संचालित होगा लाइव रूप में 10 से 12 के बीच में। जैसा आप जानते हैं कि लगातार 24 अप्रैल से हमारे ये सत्र संचालित हो रहे हैं। आप इसमें लाइव रूप में भाग लें। और चर्चित स्थल के संदर्भ में हमारा ये जो सत्र है वो मनीष शुक्ला सर के द्वारा संचालित किया जाएगा, तो आप इसमें लाइव रूप में भाग लें। टारगेट प्रीलिम्स 2023 हमारा 24 अप्रैल से संचालित हो रहा है और आगामी 15 मई तक ये संचालित किया जाएगा। तो इसके संदर्भ में जो हमारे बचे हुए सत्र हैं उसमें लाइव रूप में अपनी उपस्थिति आप 10 से 12 के बीच में अवश्य दर्ज कराएं। और इसके लिए आपको केवल हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। साथ साथ आप बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे हमारे वीडियो के संदर्भ में जो सूचना है वो आपको एडवांस में मिल पाए। एक दूसरी महत्वपूर्ण सूचना हमारे ऑल इंडिया प्रीलिम्स 2023 ओपन मॉक टेस्ट के संदर्भ में है। और हमारा 14 मई का जो मॉक टेस्ट है वो सभी के लिए फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके संदर्भ में आपको प्रक्रिया प्रमुख रूप से ये करनी है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसके माध्यम से आप हमारे इस मॉक टेस्ट में जो ऑल इंडिया बेसिस पर 14 मई को आयोजित किया जा रहा है सुबह 9:30 बजे उसमें भाग ले सकते हैं, जिससे ऑल इंडिया आधार पर आप अपनी रैंक देख पाएंगे और जो आपकी तैयारी की स्थिति है उसका एक आप आकलन कर सकते हैं। इस टेस्ट में भाग लेने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स का जो लिंक है उसका उपयोग करें और अपना रजिस्ट्रेशन आप फ्री में करें। तो ये टेस्ट आपके लिए फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा। चलिए आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं और आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं। सही कथनों की पहचान कीजिए। पहला, यूएनएफसीसीसी यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के कोप 26 में भारत द्वारा मिशन लाइफ पेश किया गया था। तो ध्यान रखें, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कोप 26 की बैठक है वहां पर लाइफ के बारे में प्रमुख रूप से बताया गया था। अगर हम मिशन लाइफ की बात करें तो ये लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की बात करता है, यानी पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखें। तो यहाँ पर सतत विकास को अपनाने के लिए जो हमारी जीवन की एक तरह से शैली है उसमें परिवर्तन की बात की गई है, जहाँ पर जैसे रिसाइकिल एक तरह से या जो सर्कुलर इकोनॉमी उसको अपनाने की बात की गई है। तो भविष्य के संदर्भ में काम करने के लिए आज हम एक तरह से प्रयास करेंगे जिससे कि आने वाली पीढ़ी की स्थिति है वो मजबूती से एक तरह से विकास के लिए स्थापित रहे। तो ये लाइफ मिशन इसी के लिए एक तरह से संचालित किया जा रहा है, जिसे अगर हम देखें तो 2022 से भारत में प्रारंभ कर दिया गया है। दूसरा कथन, इसका दोहरा उद्देश्य है अर्थात एसडीजी यानी सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करना और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना। तो आप देखें दोनों लक्ष्यों के लिए प्रमुख रूप से काम कर रहा है, जलवायु परिवर्तन साथ साथ सतत विकास लक्ष्य जो 17 हैं जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है उनके लिए। तीसरा, यह जैव विविधता संरक्षण पर केंद्रित है। ध्यान रखें, जैव विविधता पर पूरी तरह से केंद्रित नहीं है, ये सतत विकास के संदर्भ में भी बात करता है और जैव विविधता संरक्षण की भी बात करता है। और साथ साथ अगर हम देखें तो जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हैं उनको न्यूनतम करने की जो प्रक्रिया है उसके लिए भी लाइफ जो मिशन है उसमें प्रयास किए जा रहे हैं। तो केवल यहाँ पर जो जैव विविधता पर केंद्रित होने की बात है तो ये गलत है। एक और दो सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर है ए, केवल एक और दो सत्य हैं। प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से ये है कि भारत में ग्रीन फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए जो लाइफ मिशन है उसके द्वारा प्रयास बढ़ाए गए हैं। और इसके संदर्भ में अगर हम देखें तो वर्मी कंपोस्ट, एक्वाकल्चर और ऑर्नामेंटल जो फिशेस होती हैं यानी मछली की प्रजातियां जो सजावट के लिए उपयोग की जाती हैं उनके संदर्भ में जो उद्देश्य हैं वो एक तरह से जारी किए गए हैं। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, भारत में चक्रवातों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कितने सत्य हैं। पहला कथन हम देखते हैं, भारत में 2 चक्रवाती मौसम होते हैं। तो आप ध्यान रखें, अगर हम बंगाल की खाड़ी की बात करें, अरब सागर की बात करें तो भारत में प्रमुख रूप से जो चक्रवातों की स्थिति है 2 बार अगर हम देखें तो चक्रवातों की संख्या एक तरह से प्रमुख रूप से बढ़ी होती है। तो अगर हम महीनों के अनुसार देखें तो माना यह जाता है कि अगर हम अप्रैल से लेकर जून तक की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रमुख रूप से चक्रवातों का निर्माण होता है।
और दूसरी स्थिति अगर हम देखें तो ये एक तरह से सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच का जो माह रहता है वहां पर, ये दो एक तरह से कह सकते हैं कि मौसम के प्रमुख रूप से समय है जहां पर भारत में चक्रवाती स्थितियां बढ़ी होती हैं, वो चाहे हम बंगाल की खाड़ी की बात करें या अरब सागर की। तो हम दो चक्रवाती मौसम की जो बात है वो भारत के साथ में जोड़ सकते हैं। पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन हम देखें, अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में इसके उच्च सतही तापमान के कारण अधिक बार चक्रवात आते हैं। तो देखिए, चक्रवात के निर्माण के लिए उच्च तापमान की जो स्थितियां हैं समुद्री क्षेत्र में, वो सबसे सहायक होती हैं। तुलनात्मक रूप में अगर हम देखें तो बंगाल की खाड़ी में अरब सागर से ज्यादा तापमान होता है, इसीलिए वहां पर ज्यादा संख्या में चक्रवातों का निर्माण होता है। दूसरा कथन सत्य है। तीसरा, 2023 के पहले चक्रवाती तूफान मोका का नाम यमन द्वारा रखा गया है। देखिए, अगर हम उत्तरी हिंद महासागर की बात करें तो जो भी वहाँ पर चक्रवातों का नाम रखा जाता है, आप देखें ये जो 13 देश हैं इनके द्वारा नाम सुझाए जाते हैं, और इनके द्वारा प्रमुख रूप से आप देखें जो नाम की लिस्ट दी जाती है तो ये 13 नाम देते हैं। यानी अगर हम देखें प्रमुख रूप से तो 169 एक तरह से नाम है जो इन 13 देशों के द्वारा सुझाए गए हैं। और प्रत्येक लिस्ट में आप देखें ऊपर से नीचे यानी बांग्लादेश से यमन की तरफ जाते हुए नाम उपयोग किए जाते हैं। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो यहाँ से निसर्ग से लेकर ये जो मोंदोस तक है यहाँ तक नाम उपयोग किए जा चुके हैं। अगला नंबर यमन का था, यानी अगर हम बात करें मोका, तो ये नाम रखा गया है जो नया एक चक्रवात बंगाल की खाड़ी में एक तरह से डेवलप हो रहा है। इसके बाद अगर हम देखें, अगर मान के चलिए कोई भी चक्रवात बनता है, अगर हम उत्तरी हिंद महासागर की बात करें तो इसका नाम विप्रो जो होगा, और यह बांग्लादेश के द्वारा रखा गया है। उसी क्रम में आप देखें अल्फाबेट में एक तरह से नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं और उस लिस्ट के सभी नाम उपयोग होंगे और फिर अगली लिस्ट, इसी तरह से ये सारे नाम एक तरह से उपयोग किए जाते हैं। तो इस कड़ी में अगर हम देखें तो अभी नाम होगा मोका जो यमन के द्वारा रखा गया है। और आप देखें कॉफ़ी का एक बड़ा महत्वपूर्ण ब्रांड है। साथ साथ अगर हम लाल सागर के तट की बात करें तो वहाँ का प्रमुख एक शहर भी है यमन का। तो तीसरा कथन सत्य है। तीनों सत्य हैं, इसीलिए उत्तर है हमारा सी, सभी तीनों कथन सत्य हैं। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। पहला, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। ध्यान रखें 1913 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि कृति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य का। तो ये पहले गैर यूरोपीय थे जिनको यह पुरस्कार दिया गया, अगर हम साहित्य में नोबेल पुरस्कार की बात करें। पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन हम देखते हैं, उन्होंने 1919 के रॉलेट अधिनियम यानी अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम का विरोध करने के लिए अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था। तो ध्यान रखें नाइटहुड की जो उपाधि है उन्होंने 1919 में जरूर त्यागा था, लेकिन जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी उसके विरोध में, न कि रॉलेट अधिनियम। तो इस आधार पर दूसरा कथन यहाँ पर असत्य हो जाता है। तीसरा, वह मानसिक कविता संग्रह के लेखक हैं। तो यह कविता संग्रह भी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का ही है। तीसरा कथन यहाँ पर सत्य है। 1-3 कथन सत्य है, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है सी, 1 और 3 सत्य हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के संदर्भ में प्रश्न पूछने का आधार ये था कि बीता 8 मई अगर हम देखें तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के जन्मोत्सव के रूप में इसे मनाया गया था। और आप ध्यान रखें कि बंगाल में ये पब्लिक हॉलिडे के रूप में एक तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रवर्तन निदेशालय संसद के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के लिए एक नोडल एजेंसी है। पहला, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का जो मनी लॉन्ड्रिंग का कानून है उसमें अगर हम देखें तो प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी वो प्रमुख रूप से एक तरह से संस्था नोडल रूप में काम करती है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा, इस कानून के लिए भी अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से ईडी नोडल एजेंसी है। तीसरा, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 यानी फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। तो तीसरे भी अगर हम कानून की बात करें तो उसके लिए ईडी प्रमुख रूप से नोडल एजेंसी है। तो तीनों कानून के संदर्भ में प्रवर्तन निदेशालय जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपका विकल्प सही है डी, 1, 2, 3 तीनों सत्य हैं। ईडी के संदर्भ में प्रश्न पूछने का आधार प्रमुख रूप से ये है कि अगर हम ईडी के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो उनके कार्यकाल को एक तरह से तीसरा विस्तार दिया जा रहा है। और इसी के संदर्भ में अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका है जिस पर सुप्रीम कोर्ट एक तरह से जल्द विचार करेगा, क्योंकि जो उसका निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिजर्व करके रखा हुआ है। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों के जो प्रश्न है वो आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज 2016 की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न हमने अभ्यास के लिए चुना है। प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना एपीईसी यानी एपेक के द्वारा की गई है। तो ध्यान रखें न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स का एक तरह से जो समूह है उनकी ये एक तरह से विकास बैंक है जो 2015 में प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो अस्तित्व में आई। 2012 में इसके संदर्भ में भारत के द्वारा ही विचार दिया गया था।
तो पहला कथन यहाँ पर अगर हम देखें तो गलत है। दूसरा, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई में है, तो ये सही है, चीन के शहर शंघाई में इसका मुख्यालय है। केवल दूसरा कथन सत्य है, इसीलिए हमारा उत्तर है बी, केवल 2 सत्य है। दैनिक क्विज के तीसरे और अंतिम भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करते हैं और आज हम चर्चा करेंगे एक मैरीटाइम एक्सरसाइज के संदर्भ में, यानी समुद्र में एक जो युद्धाभ्यास किया गया उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे, यानी आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज यानी AIME 2023। तो इसका जो पहला भाग है उसका आयोजन किया गया है भारत और आसियान के संदर्भ में। अगर हम मैरीटाइम एक्सरसाइज यानी AIME 2023 की बात करें तो ये 2 से 8 मई के बीच में एक तरह से आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य ये था कि आसियान और भारत के बीच में जो समुद्री साझेदारी है उसको एक तरह से विस्तारित किया जाए, और इसके संदर्भ में भारत की तरफ से जो प्रयास हैं वो आसियान से इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं कि जिस तरह से चीन ने अपने आप को दक्षिणी चीन सागर में और हिंद महासागर में विस्तारित किया है, वहाँ पर अगर हम देखें तो चीन का मुकाबला करने के लिए इन स्थितियों में भारत आसियान के साथ अपनी समुद्री साझेदारी को बढ़ा रहा है। तो केवल दक्षिणी चीन सागर ही नहीं, अगर हम पूर्वी चीन सागर की बात करें, हम ताइवान जलसंधि की बात करें जो चीन और ताइवान को अलग करता है, वहाँ पर प्रमुख रूप से चीन अपने प्रभाव को ज़्यादा अतिरिक्त रूप में बढ़ा रहा है। तो वहाँ पर स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए भारत आसियान के साथ में इस तरह की जो एक समुद्री एक्सरसाइज है उसको करके अपना प्रभाव वहाँ पर मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर आप ध्यान रखें, भारत इस तरह से चौथा देश है जिनके साथ आसियान इस तरह की एक्सरसाइज करने वाला है। आसियान की तरफ से अगर हम देखें तो अब तक 4 ऐसे देश हैं जो आसियान के डायलॉग पार्टनर हैं यानी वार्ता साझेदार हैं, जिनके साथ वो इस तरह की समुद्री एक्सरसाइज करता है। तो भारत से पहले आप देखें रूस, चीन और साथ साथ अगर हम देखें USA के साथ में इस तरह की जो एक्सरसाइज है वो की जाती है, क्योंकि आसियान के द्वारा एक देश को इसमें शामिल किया जाता है एक्सरसाइज में। इसको ASEAN+1 मैरीटाइम एक्सरसाइज भी कहा जाता है। तो आप देखें कि आसियान देशों की जो नौसेना है और भारतीय नौसेना वो मिलकर इस तरह का एक जो अभ्यास है वो समुद्री क्षेत्र में करती हैं। भारत और आसियान के साथ में ये जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है AIME 2023, इसमें फिलीपींस, कंबोडिया, म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, ब्रुनई ये प्रमुख रूप से भाग ले रहे हैं, जो एक तरह से आसियान के सदस्य हैं। भारत और आसियान के बीच में ये जो पहली एक्सरसाइज है उसको एक तरह से आप देखें सिंगापुर के तट पर प्रमुख रूप से आयोजित किया जा रहा है। साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज है उसको 2 भाग में एक तरह से तोड़ा गया है। इसमें पहला जो भाग है वो एक तरह से बंदरगाह पर संचालित किया जाएगा यानी हार्बर पर, और दूसरा अगर हम देखें तो ये समुद्री क्षेत्र में किया जाएगा। तो पहला मई 2 से 4 के बीच में अगर हम देखें तो जो समुद्री बंदरगाह पर किया जाना था इसे सिंगापुर के चांगी नेवल बेस पर एक तरह से किया गया, और समुद्री क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये 7 और 8 मई को संचालित किया गया दक्षिणी चीन सागर में। तो भारतीय नौसेना ने एक तरह से आसियान देशों की जो नौसेना है उनके साथ मिलकर ये एक तरह से अभ्यास किया। इस अभ्यास के माध्यम से भारत आसियान के साथ समुद्री साझेदारी को बढ़ाकर, खास तौर से अगर हम दक्षिणी चीन सागर की स्थितियों में देखें या प्रशांत महासागर का क्षेत्र जहां पर चीन अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, वहां पर भारत स्थितियों को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहा है। आज के दैनिक क्विज को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बायजूस एग्जाम पर IAS हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।